लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ। इस चरण में मुंबई उत्तर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कल्याण से शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, डिंडोरी से भारती पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल, मुंबई उत्तर मध्य सीट से वकील उज्जवल निकम, मुंबई उत्तर मध्य से शहर कांग्रेस प्रमुख वर्षा गायकवाड़ और मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इस चरण में कुल 264 उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है उनमें मुंबई की 6, ठाणे की 3, नासिक की 2 और धुले पालघर की 1-1 सीट शामिल है। अब तक 4 चरण में 35 सीटों का चुनाव हो चुका है। राज्य में कुल 48 सीटें हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में चुनाव खत्म हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि सरकार मतदान कम करने की कोशिश कर रही है, इसलिए कृपया मतदान केंद्र पर जाएं और कतार में रहें ताकि आपको अपना वोट डालने का मौका मिल सके। जाओ और कतार में लग जाओ। यदि समय समाप्त हो जाएगा तो उन्हें आपको मौका देना होगा। लोग मतदान करना चाहते हैं लेकिन वो जानबूझकर इसमें देरी कर रहे हैं। 5 बजे हो, कतार में रहो, अपना वोट डालो। हमें पता चला है कि वो प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। सरकार चुनाव आयोग के नाम पर खेल कर रही है। जहां बीजेपी को बढ़त है वहां वो तेजी से चुनाव प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन जहां शिवसेना के लोग वोट डालना चाहते हैं वो प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं। बीजेपी जानबूझकर ऐसा कर रही है। हम पूरा डाटा एकत्र करेंगे। जहां उन्होंने प्रक्रिया में देरी की है और हमारे मतदाताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, और फिर हम चुनाव आयोग के पक्षपातपूर्ण विचारों के खिलाफ अदालत में जाएंगे। सवाल वोटिंग पूरी होने के बाद अंतिम मत प्रतिशत के आंकड़ों को जारी करने में हो रही देरी को लेकर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले दिनों शंका जाहिर की थी, तो चुनाव आयोग ने तुरंत ही इसे सख्ती से खारिज करते हुए ऐसे बयानों को मतदाताओं का मनोबल तोड़ने वाला करार दिया था। यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर भी पहुंच गया। शुक्रवार को एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि मतदान होने के इतने दिनों बाद वोटिंग प्रतिशत बढ़ा हुआ जारी क्यों किया जा रहा है। आयोग इसको समझाए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने चुनाव आयोग से कहा कि वह एडीआर की इस याचिका पर 24 मई तक जवाब दाखिल करें। एडीआर ने अपनी याचिका में मांग की है चुनाव आयोग वोटिंग के 48 घंटे बाद वोटिंग प्रतिशत का फाइनल डेटा जारी करे। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल चुनाव आयोग के वकील से किया। चुनाव आयोग ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा कि डेटा इतना ज्यादा है कि 48 घंटे के अंदर फाइनल करना संभव नहीं है। एडीआर ने चुनाव आयोग को वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर मतदान के आंकड़े जारी करने के निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि मतदान के आंकड़े को वेबसाइट पर डालने में क्या कठिनाई है। इस पर चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि इसमें समय लगता है क्योंकि हमें बहुत सारा डेटा इकट्ठा करना होता है। वहीं 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों की वापसी और ईवीएम पर संदेह की एडीआर की याचिका को खारिज कर दिया था। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने वोट प्रतिशत बढ़ने का हवाला देते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बदलने की आशंका जताई थी। दरअसल एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों के लिए वोटिंग प्रतिशत का अनुमानित डेटा चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को जारी किया था। 19 अप्रैल को ही पहले चरण की वोटिंग के 11 दिन बाद और दूसरे चरण की 26 अप्रैल को ही वोटिंग के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए थे। चुनाव आयोग के 30 अप्रैल के आंकड़े में करीब 5 से 6% की बढ़त देखी गई। मंच पे उपस्थित सभी मान्यवर नेतागण और मेरे सामने लाखों की संख्या में उपस्थित मेरे देशभक्त देशप्रेमी भाई और बहनों, हम सबको पता है कोई चुनावी रैली नहीं है। अपनी 2 बहनें हिम्मत से लड़ रही है। अगर बहन हिम्मत से लड़ रही है तो भाई कैसे पीछे रहेगा। और इसलिए हम सब दोनों अपनी जो बहनें हैं, कल्पना जी हैं, सुनीता जी हैं, आप चिंता मत करो। सिर्फ हमें नहीं, पूरा अपना देश हिंदुस्तान आपके साथ में है। देश में जो स्थिति है मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। एक कुछ दिन पहले आशंका थी कि क्या हमारा देश तानाशाही की ओर चल रहा है, लेकिन अब वो आशंका नहीं रही, अब वो सच्चाई है। अगर बीजेपी सरकार को ऐसे लग रहा होगा कि अरविंद जी को अरेस्ट किया, हेमंत जी को अरेस्ट किया तो लोग डर जाएंगे, लेकिन इनको आज तक पता नहीं, उन्होंने अपने देशवासियों को कभी पहचाना नहीं। मेरे भारत का हर कोई डरने वाला नहीं, लड़ने वाला है। और अगर हिम्मत है तो बाकी आपकी सारी एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स,
जैसे हम इंडिया गठबंधन बनाकर सबके सामने आए हैं, अगर आप में हिम्मत है तो बीजेपी को मैं कहता हूं, चुनौती देता हूं कि बाकी सारे लोगों को छोड़ दो, आप सीधा आपके बैनर पर लगा दो कि बीजेपी के साथ जो 3 साथी पार्टी है वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई है। लेकिन अब समय आया है, कितने दिन तक हम उनकी आलोचना करते रहेंगे? अब तो उनका सपना ऐसा है कि 400 पार। मैं पूरे देश को आह्वान करना चाहता हूं कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार देश के लिए खतरनाक हो गई है और अब वो समय आया है कि एक पार्टी और एक व्यक्ति की सरकार नहीं चलेगी। पूरे देश को मैं आह्वान करता हूं कि हम सबको अब चाहिए, मजबूत देश चाहिए और मिलीजुली सरकार हमें लानी ही होगी। देश में जितने सारे प्रांत हैं, जितने सारे राज्य हैं, उनका सम्मान करने वाली सर्वतोमुखी सरकार अगर हम लाते हैं तो ही देश बच सकता है, नहीं तो फिर आपका सवाल है, आपका भविष्य आप किसके हाथ में देना चाहते हो? हम सारे आए हैं चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आए हैं, हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए आए हैं। और कैसी सरकार है? अरविंद जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। हेमंत जी के ऊपर इल्जाम लगा दिया, डाल दिया जेल में। ये कौन सा तरीका है? इनके पास जितने सारे लोग हैं, मैं आपके सामने आने से पहले कुछ पत्रकारों के साथ वार्तालाप कर रहा था और उन्होंने कहा कि उद्धव जी अब उन्होंने इनको साथ में ले लिया, उनको साथ में नहीं ले लिया। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भाजपा ने लगाए थे, उनको उन्होंने वॉशिंग मशीन में डालकर साफ सुथरा नहला धोला कर अपने मंच पर विराजित कर दिया। तो आप क्या विश्वास रख सकते हैं? जितने देश में भ्रष्ट लोग हैं, उन सारे लोगों को इकट्ठा लेकर बीजेपी देश को विकास के राह पर लेके जा सकता है? भ्रष्ट लोग देश का विकास कर सकते हैं? तो ये सारी उनकी जो बातें हैं, आज जो अपनी रैली है, किसी ने कहा कि बीजेपी ने इस रैली को ठगों का मेला कहा है। क्या आप सारे लोग ठग हैं? मेरे देश के वासी, मेरे देश प्रेमी लोग क्या ठग हैं? ये तो भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं जो भाजपा में है, जुमलेबाज लोग हैं। और मैं ये भी जानता हूं, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले उत्तर भारत के सारे किसान दिल्ली आना चाहते थे, नहीं आने दिया। उनके जो रास्ते थे उसमें खिले डाल दिए, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ा, लाठीचार्ज किया। तो मैं पूरे देश के किसानों का आह्वान करता हूं, आप अन्नदाता हो, आप अन्नदाता हो, अन्नदाता देव भव हमारी संस्कृति है। जो सरकार किसानों को आतंकवादी मानते हैं और जो सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकती है, तो पूरे अब समय है कि पूरे देश के किसानों को आतंकवादी समझने वाली भाजपा सरकार को दिल्ली आने से रोकना होगा। जैसे आपकी राह, उन्होंने आपके रास्ते दिल्ली आने से रोकी थी, वैसे अब किसानों ने बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही होगा। और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था, वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं, आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ। अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे। यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। और फिर से एक बार सुनीता जी, कल्पना जी, आप चिंता मत करो, पूरा देश आपके साथ है, आप लड़ाई जीतेगी और हम सब लड़ाई जीतेंगे, प्रजातंत्र जीतेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।